ये संक्षेप में ही अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम लोग विस्तार में, चूंकि इस अध्ययन के का एक प्रमुख हिस्सा के रूप में वो मौजूद रहेंगे हम लोग साथ में, तो और भी कई मुद्दों का हम लोग विस्तार में उसके दिखाएंगे। तो तेज प्रताप जी, अपना छोटा सा परिचय देते हुए और अपने शोध पत्र के बारे में और आप अपनी बात रखें, तेज प्रताप जी। और संतोष, आदरणीय अर्श सर का, डॉक्टर राजेश पासवान सर का, सतपाल सर का, सभी को का हार्दिक आभार। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं विशेष बात नहीं करूंगा, सभी को मंच पर प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। जब रविदास संबंधित डॉक्टर राजेश पासवान सर के यह एकेडमिक का आयोजन किया गया तो मेरे लिए एक बड़े खुशी की बात हुई, क्योंकि भक्ति काल में मुझे अक्सर संत साहित्य पढ़ने में अच्छा लगता है, बचपन से जुड़ाव है। तो उस संदर्भ में मैंने कुछ बातें रखने की कोशिश की थी और सर का एक उचित सुझाव मिला, उस हिसाब से मैंने अपना शोध पत्र तैयार किया। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा जो शोध पत्र है वह है हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में संत रविदास विषयक दृष्टि का मूल्यांकन। एकेडमिक स्तर पर और खास करके विश्वविद्यालयी शैक्षणिक माहौल में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मानक तैयार किया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानक तैयार करते हैं, और शुरुआत से सभी लोग वहां से पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आरंभ करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बड़े आलोचक हुए थे डॉक्टर नामवर सिंह, और उनका कहना था कि हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का इतिहास अपने बिस्तर पर रखना चाहिए या तकिए के नीचे रख करके सोना चाहिए। खैर, इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारी जो पारंपरिक परंपरा है, जो प्रथम इतिहासकार है, वहां से अध्ययन करने पर हमें चीजें स्पष्ट नजर आती है। हम जब इस विषय पर सोचना और समझना स्टार्ट किए और हमने उस इतिहास को खंगालना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, तो हम सर्वप्रथम गारसा दत्तासी का इतिहास पढ़े और उस इतिहास में रविदास विषयक जो दृष्टि थी उस पर मनन किया, चिंतन किया, तो कई बातें स्पष्ट हुई। एक पाठक के तौर पर मुझे लगता है, जो मेरी टिप्पणी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोई पाठ जब पाठकों के मन में खलबली मचाता है, उन्हें द्वंद्वग्रस्त करता है तथा निर्णय के उस कठिन मोड़ पर लाकर छोड़ता है जहां दो में से एक को अच्छा कहना खुद के मूल्यांकन को पुनर्मूल्यांकन करने पर बाध्य करता है, फिर भी वह एक को चुनता है, तब पाठ का मूल्यांकित होने के बावजूद बार बार मूल्यांकित होने की अनंत संभावना पाठकों और आलोचकों के लिए छोड़ जाता है। रैदास काव्य संबंधी हिंदी आलोचना ऐसी असीम संभावनाओं का द्वार है। यह काव्य नयो लागत जो जो निहारिये है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा दत्तासी ने लिखा, जिनका नाम इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। इनका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेनियन ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। इस इतिहास में संत शिरोमणि रैदास पर 5 पन्नों में जिक्र है। ध्यान दीजिएगा, 5 पन्नों में जिक्र है। इस जिक्र में मिथक कहानियों के सहारे ब्राह्मणों के ईर्ष्या और रैदास की महत्ता का गुणगान है। ब्राह्मणों की ईर्ष्या और रैदास की महत्ता का गुणगान है। यूं कहें, रैदास की जीत और ब्राह्मणों की हार की कहानी है। रैदास का अनादर करते हुए इतिहास में बताया गया है और कहा गया है, एक चमार सालग्राम, ये कौन कहते हैं तो ब्राह्मण वर्ग के लोग कहते हैं, एक चमार सालग्राम की पूजा करता है और तत्पश्चात नगर के स्त्री पुरुषों को पवित्र
पवित्र प्रसाद बांटता है। इस प्रकार वह उनकी जाति को भ्रष्ट और नष्ट करता है। राजा ने शिकायत सुनकर रैदास को बुलाया और उनसे कहा, सालग्राम ब्राह्मणों के लिए छोड़ दो। उन्होंने उत्तर दिया, यह तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही चाहता हूं, किंतु यदि रात को मूर्ति मेरे पास आ जाएगी तो ब्राह्मण इसे समझेंगे कि मैंने इसे चुरा लिया है, इसलिए प्रमाण के बाद ही उन्हें दी जाए। फलतः राजा ने मूर्ति का सिंहासन महल में रखवाया। उन्होंने ब्राह्मणों से मूर्ति मंगवाई। इस पर वे वेदोच्चार करते करते थक गए, किंतु मूर्ति तस से मस नहीं हुई। तब रैदास ने एक ऐसा मधुर गान सुनाया कि मूर्ति अपनी गद्दी सहित रैदास की गोद में जा बैठी। हिंदुई साहित्य का इतिहास हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश के प्रथम संस्करण में पृष्ठ संख्या 253 पर ये बातें लिखी हुई है। ये एक मिथक है। अब देखिए, मिथक का भी अपना एक सामाजिक आधार है। मिथकों का अध्ययन सभ्यता और संस्कृति की कड़ी को समझने के लिए जरूरी है। इसलिए अकादमिक स्तर पर जब हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन अध्यापन हो, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम उनका अध्ययन अध्यापन गारसा दत्तासी से लेकर समकालीन इतिहासों तक का करें, ताकि आगे के इतिहासकारों का चालाकियों का पता चल सके। डॉक्टर अमरनाथ हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास की भूमिका में गारसा दत्तासी का महत्व स्वीकार करते हुए लिखते हैं, हिंदी में अनुसंधान की नींव गारसा दत्तासी ने रखी थी। उनके इतिहास की उपलब्धियां तथा गुणवत्ता विवादास्पद हो सकती है, किंतु उनकी दृष्टि अनुसंधान परक है। उनका साहित्य इतिहास एक व्यक्ति का उपाधि निरपेक्ष निजी प्रयास है। अनुसंधान के विकास में यह महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। तो ये जो पहली बात हमारी है, तो इसमें एक तो गारसा दत्तासी से इतिहास की पढ़ने की परंपरा हो, ताकि हम संस्कृति की परंपरा और सभ्यता की संस्कृति की जो कड़ी है उसको हम जोड़ सके। दूसरी बात यह कि अगर अनुसंधान, हम शोधार्थी है, शोध छात्र है, तो अनुसंधान परक कार्य को करने के लिए भी इस इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, ग्रियर्सन के इतिहास के संदर्भ में भी बातें कही जा सकती है। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने तो स्पष्ट कहा है कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इस इतिहास का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसमें जयसी और तुलसी पर स्वतंत्र अध्याय है। और आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भी मान्यता है, जिस कवि को उन्होंने केंद्र में रखा है, वो है गोस्वामी तुलसीदास, और उसी के आधार पर वे हर कवियों का एक अपना अध्ययन करने की शैली विकसित करते हैं। आगे की बात मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास विसंगतियों से भरा हुआ है और साहित्य समाज अब तक उसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं, किंतु हमारे समाज के लोगों की नजर उन विसंगतियों की ओर अब जा रही है। अतः संत रैदास के उल्लेखकार नामक लेख में राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, यह अभी सतराची का नया अंक आया, कमलेश वर्मा इसके संपादक हैं, आनंद बिहारी सर भी इसके संपादक हैं, और उसी में यह लेख है। और बड़ा वहीं से मुझे कहीं ना कहीं इस विषय पर एक दृष्टि भी मिली। उन्होंने लिखा, हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 1003 कवि हैं। अफसोस कि इस इतिहास ग्रंथ में रैदास गायब है। हिंदी साहित्य के एक विदेशी इतिहासकार ने रैदास के बारे में लिखा, किंतु साहित्य के एक देशी इतिहासकार ने उन्हें छोड़ दिया। अंग्रेजी में लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन कृत हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जिसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। ग्रियर्सन ने शिव सिंह सरोज का आधार बनाया, परिणामतः इस ग्रंथ से भी रैदास का नाम गायब हो गया। आगे भी इतिहास ग्रंथों में बहुत कम लिखा गया है। इसी कड़ी में जब कम लिखने की बात आई तो मैंने गारसा दत्तासी से लेकर
नागरी प्रचारणी सभा तक की जो इतिहास है, जो 16 खंडों में प्रकाशित है, वहां तक तो मैंने खंगालने की कोशिश की, और खास करके संत साहित्य को। तो एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ने लायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु उतना भी नहीं कि उनकी हर बात आत्मसात कर ले, क्योंकि शुक्ल जी का इतिहास एक अवधि के भीतर लिखा गया था और वे इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं प्रथम संस्करण के वक्तव्य में कि साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी नहीं हो सका, आवश्यक उपादान रखकर पूरा किया गया। अब देखिए, यही कारण रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है, कि उन्होंने रैदास पर एक पेज लिखा। शुक्ल जी ने अनावश्यक उपादान रखकर भले हिंदी साहित्य का इतिहास नामक वैज्ञानिक क्षमा कीजिए, शुक्ल जी ने आवश्यक उपादान रखकर भले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास नामक वैज्ञानिक इतिहास एवं सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय प्राप्त तो कर लिया, किंतु उन उपादानों ने प्रतिभाशाली कवियों की प्रतिभाओं के मूल्यांकन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। इतिहास गवाह है, हिंदी साहित्य का इतिहास कवियों और विचारकों का इतिहास है। कवियों पर संतुलित टिप्पणी ही आलोचक की पहचान होती है। एक भ्रमात्मक तथ्य निरंतर पाठक और अनुग्रही आलोचकों को भ्रमित करता रहता है। रैदास संबंधित अल्प लेखन आगे के इतिहासकारों को भी अल्प लिखने हेतु प्रेरित करता रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भी एक पेज लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में रैदास पर सिर्फ 2 पेज लिखा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सिर्फ 1 पेज लिखा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ में सिर्फ नाम गिनाकर रह गए। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी संत कवि आते हैं। इस शाखा के फिर अन्य कवि हैं स्वामी रामानंद, रैदास, गुरु नानक, धर्मदास, दादू, रज्जब, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा, जो 1996 ईस्वी में, बहुत 90 के दौर में, जबकि 90 का दौर हिंदी साहित्य को लेकर के और कई विमर्शों को लेकर के एक बड़ा दौर है और बहुत चेतना से भरा हुआ दौर है। सामाजिक क्रांति होती है, कई विमर्श हमारे सामने आते हैं, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, कई स्वरूप में उभर कर आते हैं, परंतु वहां पर भी 1996 के इतिहास में भी रैदास पर सिर्फ 1 पेज लिखा जाता है। निष्कर्षतः हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में संत शिरोमणि रैदास विषयक दृष्टि कमतर रही है। मैनेजर पांडे ने साहित्य और इतिहास दृष्टि में लिखा था, साहित्य की निरंतरता और विकासशीलता में आस्था के बिना साहित्य इतिहास लेखन असंभव है। और मुझे लगता है कि ठीक इसी प्रकार कहा जा सकता है कि रैदास के व्यक्तित्व और कृतित्व में गहरी आस्था के बिना, मैं पुनः इस बात को कहूंगा, रैदास के व्यक्तित्व और कृतित्व में गहरी आस्था के बिना इतिहासकार के लिए रैदास का सही मूल्यांकन असंभव है, क्योंकि आस्था शाश्वत सत्य है, सत्य तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद, आप सबों का आभार। डॉक्टर राजेश पासवान सर का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यह मौका दिया, और सभी को मेरा शुक्रिया तेज प्रताप जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे साहित्य के इतिहासकारों के इतिहास दृष्टि की समीक्षा की, और आपने जो निष्कर्ष दिया, आस्था तो जरूरी है ही, साथ ही साथ एक साहित्यिक विवेक, एक साहित्यिक तटस्थता भी जरूरी है। यदि हम साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो अपने पूर्वाग्रहों को उससे दूर रखना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि जो भी हमारे साहित्य इतिहासकार रहे हैं वो अपने जातिगत धर्मगत पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ पाए हैं। इस वजह से जब वो मूल्यांकन करते हैं, जब वो अध्ययन करते हैं, तो ऐसी चीजें जिन्होंने साहित्य में, समाज में, न सिर्फ उस दौर में बल्कि आज भी प्रभावित कर रही हैं, आज भी लोगों को आंदोलित कर रही हैं, आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं, उन महापुरुषों को भी इग्नोर कर देना,
ये कहीं से भी बौद्धिक ईमानदारी नहीं कही जाएगी। लेकिन आपने उन सब के हवाले से इन तथ्यों को रेखांकित किया, और भविष्य में जब नए सिरे से शोध होंगे और भी नए तथ्य निकाले जाएंगे, तो उनकी भी वस्तुपरक समीक्षा होगी, जिन्होंने उस समय के सामाजिक आंदोलनों को दरकिनार किया, इग्नोर किया, उन तथ्यों को इग्नोर किया जो आज महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। शुक्रिया, आपका हार्दिक आभार। आपने बहुत कम समय में, आपने बहुत संक्षेप में और बहुत ही सूत्रवाक्य में ही अपने शोध पत्र को रखा, लेकिन यह एक सिर्फ संकेत के रूप में है। आगे और विस्तार से अध्ययन करने की गुंजाइश है। हम सब लोग मिल करके इस पे काम करेंगे। अगले शोधार्थी के रूप में हमारे बीच डॉक्टर सुभाष कुमार हैं। डॉक्टर सुभाष कुमार भी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से के शोधार्थी रहे हैं और अभी बिहार विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी में। और डॉक्टर सुभाष ने भी चंद्र रविदास जी के ऊपर शोध कार्य किया है अपना। तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप अपनी बात रखें, डॉक्टर सुभाष कुमार जी। सभी को नमस्कार। सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के बीच? हाँ, आ रही है जी। कैमरा सर नहीं हो पा रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ अपना शोध पेपर। मेरा शोध पेपर का विषय है वर्तमान समय में रविदास की प्रासंगिकता। इस विषय पर बात करने से पहले रविदास के बारे में जानना जरूरी है, जो इस प्रकार है। रविदास को हिंदी साहित्य में रैदास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के छायावाद युग के आधार स्तंभ के रूप में विख्यात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने काव्य में रविदास को चरण छूकर नमस्कार किया है। कोट ज्ञान गंगा में समुद्र